मैं अब्दुल्ला यासीन लास्ट ईयर एमडी कैट 2022 में अपीयर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूएचएस में फर्स्ट पोजीशन थी। ये वीडियो मैं एमडी कैट एस्पिरेंट्स के लिए एक सिंसियर एफर्ट के तौर पर बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं कुछ क्रिस्प पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आज से आपके एमडी कैट की टेस्ट में तकरीबन 45 डेज़ रह गए हैं। अगर कोई आज से भी अपने एमडी कैट की तैयारी करता है तो इट इज़ नॉट इनसफिशिएंट। आपको सिर्फ एक पर्पसफुल रूटीन की ज़रूरत है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो 2 नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन से तमाम सोशल मीडिया की ऐप्स डिलीट कर दें। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है एक स्टूडेंट के लिए। सच बताऊं तो एमडी कैट का रिज़ल्ट आने तक मेरे पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं था और मैं समझता हूँ कि ये मेरे सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जो 45 डेज़ हैं इनको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहला ग्रुप 10 डेज़ का होगा और दूसरा ग्रुप बाकी 35 डेज़ का होगा। जो पहला ग्रुप है इसके अंदर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को अच्छी तरह थॉरली रीड करना है। आई एम श्योर आप पहले भी कई मरतबा अपनी टेक्स्ट बुक्स को गो थ्रू कर चुके होंगे एफएससी में और सारा कुछ, लेकिन इस दफ़ा आपने बहुत ही डिटेल में रीड करना है, तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी दूसरे सोर्स से मिलती है, चाहे वो फेडरल की बुक है चाहे कोई और सोर्स है, उसको आपने स्टिकी नोट्स की फॉर्म में अपनी बुक के ऊपर पेस्ट करना है। इन 10 दिनों के बाद आपकी बुक इतनी कलरफुल हो जानी चाहिए। अब हम आते हैं बाकी 35 डेज़ के। रिमेनिंग 35 डेज़ हैं ये बेसिकली फुल लेंथ पेपर्स अटैम्प्ट करने के और प्रैक्टिस के डेज़ हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जो डेली बेसिस के ऊपर एमडी कैट पैटर्न पे आपका टेस्ट कंडक्ट करे। एक टेस्ट आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके दें और दूसरा वापस आके घर में अटैम्प्ट करें। दोनों इस तरह एमडी कैट का टेस्ट आने से पहले आपके कम से कम 50 फुल लेंथ पेपर्स अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी लैकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरकम होगी, आपको टाइम मैनेजमेंट आती है और अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल आता है। से आपके 150 आउट ऑफ 200 मार्क्स आ रहे हैं इन प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, तो आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि आपने टारगेट के करीब आ गए हैं, बल्कि आप ये देखें कि आपने 50 मार्क्स लूज़ किए और जितनी मिस्टेक्स हैं इन सबको नोट डाउन करें और इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करें किसी भी सोर्स से, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक्स हों, चाहे वो इंटरनेट हो, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको एमसीक्यू को हरगिज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि वो एमसीक्यू सेम स्टेटमेंट के साथ टेस्ट में आ जाए। जो चीज़ चेक होती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस और प्रैक्टिस बुक्स की तरफ आ जाते हैं। एमडी कैट की तैयारी के लिए बुक्स जनरली वही हैं जो कि आपको पहले से पता है। मैंने अपनी तैयारी में स्टेप और किप्स की बुक्स यूज़ की थी, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। मेन थीम यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस है। फिजिक्स का जो पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन के लिए जनरली पीटीबी, स्टेप की बुक और किप्स की बुक मोर देन इनफ है। फिजिक्स में जिन चीज़ों के ऊपर फोकस आपने करना है वो न्यूमेरिकल्स हैं और रूल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन आपको करनी होगी विदाउट अ कैलकुलेटर। ये कोई इतनी खास मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपने राउंड ऑफ सीखना है और बेसिक मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जो कि आपको इन्हीं दिनों में साथ साथ प्रैक्टिस से आ जाएगी। जो रूल्स हैं उनकी जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक आप नहीं सीखेंगे उसके रिलेटेड एमसीक्यू करना मुश्किल होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम सेटर्स के फेवरेट हैं और जिसमें से एग्जाम का मेजर पोर्शन आ जाता है। फर्स्ट ईयर में से डॉपलर इफेक्ट अक्सर पूछ लिया जाता है, इससे 5-6 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर सेकेंड ईयर का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में से मोशन एंड फोर्स के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर, उसके अंदर जो राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल दिया हुआ है, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको आप हर किस ओवरलुक नहीं कर सकते। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री की तैयारी के लिए पीटीबी मोर देन इनफ है। इसमें आपका 100% फोकस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर रिएक्शन, हर इक्वेशन, उसकी क्या कंडीशन है, क्या कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके अलावा अक्सर बच्चे कुछ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को ओवरलुक कर देते हैं, उसको आसान समझते हैं। ऑल्दो कि वो एक आसान चीज़ है, लेकिन अक्सर उसमें से मुश्किल क्वेश्चंस भी बना दिए जाते हैं, तो आपने इसको हरगिज़ ओवरलुक नहीं करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ट्रेंड्स हैं, पीरियड्स में, ग्रुप्स में कुछ एलिमेंट्स उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो आपने इन एक्सेप्शंस के ऊपर खास फोकस करना है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जनरली न्यूमेरिकल्स ही हैं और उसकी वही प्रैक्टिस है जो कि फिजिक्स की तरह आपने प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल्स की और उनकी कैलकुलेशंस भी इसी तरह फिजिक्स की तरह ही की जाती हैं। जहाँ तक बायो की बात है तो बायो में इंफॉर्मेशन और आपकी रिकॉल जज होती है। बायो की बुक को बायो करने का मेजर तरीका यही है कि आप बुक को थॉरली पढ़ें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक को भी पढ़ें, फेडरल की बुक को भी पढ़ें। कुछ मुश्किल चैप्टर्स जैसे कि एनीमिलिया का चैप्टर अक्सर बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं और कोई भी मार्क लूज नहीं करना चाहते तो हर किसी चैप्टर को स्किप ना करें। आप एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा उसको ज़रूर रीड कर लें। इंग्लिश का जो पोर्शन है इसको मैं जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ: ग्रामर, वोकैबलरी और पंक्चुएशन।
ग्रामर और पंक्चुएशन के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैनन मार्टिन, ये बुक बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ किप्स की जो प्रिपरेशन बुक है वो बहुत अच्छी है। आप अगर ये दो बुक्स फॉलो करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके जनरली आसान होगी। वोकैबलरी के लिए आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अपनी वोकैबलरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये वोकैबलरी लिस्ट है। आप इसको थॉरली पढ़ें, सारा कुछ करें, लेकिन वोकैबलरी में कोई गारंटी नहीं है कि इसी लिस्ट में से हर क्वेश्चन आएगा। अक्सर क्वेश्चंस आप अपनी जनरल नॉलेज से, अवेयरनेस से आपको करने पड़ते हैं। आपने वो वर्ड कहीं अखबार में पढ़ा होता है, किसी मूवी में सुना होता है, तो ये चीज़ें भी वोकैबलरी में आ सकती हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कि आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो हरगिज़ अपनी नर्व्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वर्ड को अगर रीड करते हैं तो आप कुछ ना कुछ उसका मीनिंग जज कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे एक पास एक वर्ड आया था एम्बीडेक्स्ट्रस। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि मुश्किल, देखने में मुश्किल लगता है, या पहली दफ़ा अगर आप देख रहे हो तो उसका मीनिंग नहीं पता होता। लेकिन अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो एम्बी का मतलब होता है ऑन बोथ साइड्स। जैसे एम्बिलोफोट्राइकस, एक बैक्टीरिया जिसकी दोनों साइडों पर फ्लैजेला हो तो उसे एम्बिलोफोट्राइकस कहते हैं। तो एम्बी मीन्स ऑन बोथ साइड्स। डेक्स्ट्रस डेक्सटेरिटी से निकला है, विच मीन्स कंट्रोल। तो दोनों हाथों के ऊपर अगर किसी बंदे का इक्वल कंट्रोल है तो उस शख्स को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो इस तरह अगर आप वर्ड्स को थोड़ा क्रिटिकली देखें तो आप इसको इंग्लिश की वोकैबलरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन एक निस्बतन नया पोर्शन है, पिछले 2-3 सालों से ये ऐड हुआ है। इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, इससे 5 या 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए किप्स की प्रैक्टिस बुक मेरे ख्याल में मोर देन सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए एज इट इज़, लेकिन वो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगी। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ मैं आपको नॉर्म्स वगैरह बता देता हूँ। ये कि 2 क्वेश्चन ज़रूर सेफ प्रैक्टिस से रिलेटेड होगा। मुझे याद है मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक समवन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेसनेस। उसकी वजह ये है कि बाहर उनके नेबरहुड में बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप क्या करेंगे? आया आप उन्हें कोई नॉइज़ रिडक्शन का कोई मेथड सजेस्ट करेंगे, हेडफोन्स वगैरह सजेस्ट करेंगे, या फिर आप उसे स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स सजेस्ट करेंगे? तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स समझें कि हम शायद एमडी कैट दे रहे हैं और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, शायद पिल्स देनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेडिकल फील्ड में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देना, स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल देना, या कोई भी ड्रग किसी हाई डोज में देना जनरली अवॉइड किया जाता है। तो इस तरह आपने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लेना है कि आपने नॉइज रिडक्शन के स्टेप्स करने हैं, ना कि आप किसी को ड्रग सजेस्ट कर दें। तो ये चीज़ें जनरली सेफ प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आती हैं। सेकेंडली जो चीज़ जज की जाती है वो सोशल नॉर्म्स हैं, और जो जनरल सोसाइटी में चीज़ें एक्सेप्टेबल समझी जाती हैं उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस बुक में अटैम्प्ट किया था कि शुड वीमेन बी इंडक्टेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, और एक ऑप्शन में वो कह रहे थे कि यस दे शुड, एंड सेकंड ऑप्शन में कह रहे थे कि नहीं, बिकॉज वीमेन आर इमोशनल, वो इमोशनल डिसीजंस लेती हैं, दस दे शुड नॉट बी इंडक्टेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वीमेन आर इक्वली कैपेबल टू डू ऑल द थिंग्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो आप इस तरह ये नहीं कह सकते कि वीमेन आर इमोशनल तो हम उनको बिल्कुल पूरी क्लास पे साइडलाइन कर देते हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड। तो ये चीज़ें भी जो जनरली एक्सेप्टेबल सोसाइटी में समझी जाती हैं, इसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। इस सारी तैयारी के दौरान आप ये फील करेंगे कुछ चीज़ें आपको बार बार भूल रही हैं। उन सारे पॉइंट्स को आपने एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर नोट डाउन करना है, और उस पेज को हम चीट शीट का नाम देंगे। ये चीट शीट आपने अपनी तैयारी के आखिरी दिन या एग्जाम डे के ऊपर रिवाइज करनी है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम पॉइंट्स आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेंगे और आपको याद रहेंगे। ये तमाम बातें आपके एमडी कैट का 50%, आपकी एमडी कैट की तैयारी का 50% बनाती हैं। जो बाकी 50% है वो आपका एग्ज़ाम डे है, और वो 3 घंटे हैं जिनमें आप वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होंगे। एमडी कैट से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आपको आपका सेंटर लॉट कर दिया जाएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम एक दफ़ा पर्सनली जाके अपना सेंटर ज़रूर विजिट करें। इससे आपको अपने सेंटर के इन्वायरमेंट वगैरह देखने का मौका मिलेगा, और अपने घर से सेंटर का डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा। एग्ज़ाम डे का 1-1 मिनट पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आपने अपने एग्ज़ाम में कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटैम्प्ट करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट कितना टाइम देंगे, ये तमाम एफएलबी की तैयारी के दौरान ही आप इसको फाइनलाइज कर लें। एग्ज़ाम के दौरान आप अपने एग्ज़ाम टाइम को 2 हाफ्स में डिवाइड करें। पहला हाफ ख़त्म होने के बाद आप 5 या 10 मिनट की ब्रेक ज़रूर इंक्लूड करें। उस ब्रेक के दौरान आप उठें, पानी वगैरह पिएँ, चॉकलेट या टॉफ़ी खाएं, ग्लूकोज का सोर्स अपने साथ रखें ज़रूर, और जाके मुंह हाथ धोएं, रिफ़्रेश हों, और वापस आके एक नए विगर के साथ और एक अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें। टेस्ट के एंड के ऊपर कम से कम 5 या 10 मिनट एक क्वेश्चन टाइम ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो वो क्वेश्चन टाइम आपको वहाँ हेल्प करता है। तैयारी के साथ साथ अपनी हेल्थ को मत भूलें। रोज़ 10 या 15 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, इससे आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजनेशन बेहतर होगी, और ये चीज़ें मेमोरी में हेल्प करती हैं।
अपनी डाइट के अंदर रॉ वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट को ज़रूर ऐड करें। अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, नमाज़ पढ़ें। इस बात का ये मतलब है कि आपने अपनी हम्बल कैपेसिटी में आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया, और अब अल्लाह ताला आपके लिए जो भी फैसला करेंगे वो आपको बखुशी कबूल होगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।